नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर तौर पर आज चर्चा करेंगे गुजरात के विधानसभा चुनावों पर। आज तारीख की घोषणा जो हो गई है और आपने बहुत सुना होगा, ख़ासतौर से गैर भाजपाई दलों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि मोरबी कांड और दूसरे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और चुनाव टालना चाहते हैं। हालांकि राजनीति में ये सब आरोप लगते हैं, लेकिन अगर अतीत देखें तो पिछली बार भी चुनावों की जो घोषणा हुई थी वो हिमाचल प्रदेश की अलग हुई थी और गुजरात की अलग हुई थी। अब अगर हम बात करें कि आखिर गुजरात में क्या होने जा रहा है, क्योंकि गुजरात काफ़ी सरगर्म है। परंपरागत जो दो प्रतिद्वंदी थे, बीजेपी और कांग्रेस, उनके बीच में एक और नया प्लेयर आ गया है और गंभीर रूप से आ गया है। वो है दिल्ली में सरकार बनाने के बाद पंजाब में भी सत्ता का परचम फहरा चुकी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने फिलहाल फोकस कर रखा है गुजरात पर। अब अगर हम देखें कि आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि गुजरात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी ज़मीन है, उनका अपना गढ़ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरे देश में कहीं पर भी अगर चुनाव हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी के ब्रांड के नाम पर ही लड़ा जाता है, और अभी गुजरात में भी स्थिति यही है। आप गौर फरमाइए कि कैसे मोरबी का कांड होता है, उसमें कहीं मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ते हैं, कोई मुख्यमंत्री से सवाल पूछते दिखाई पड़ता है। नरेंद्र मोदी उसी दिन जाते हैं सरदार पटेल की जयंती पर, केवड़िया जाते हैं और जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति दुनिया की है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो मोरबी जाकर घायलों से और जिनके परिजन इस पूरी दुर्घटना में नहीं रहे उनसे मुलाकात करते हैं। कुल मिला के पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर ही हो रहा है। और एक और ख़ास बात है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुजरात में सारी योजनाएं चली जाती हैं। तो हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर या महाराष्ट्र के स्तर पर लोग इसको मुद्दा बनाएं, लेकिन गुजरातियों को क्या चाहिए? एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम पर सब कुछ होता हो, और एक जो सेंस ऑफ प्राइड की जो बात होती है, जो गुजराती अस्मिता की बात होती है। क्योंकि ये बार बार बात मैं कहता हूँ कि जब भी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री चुनते थे गुजरात के लोग, तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुनते थे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात एक खटकती रहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन सके। तो एक गुजराती नहीं बन सके, और जो दूसरे गुजराती मोरारजी देसाई बने थे उनको किस तरीके से सरकार उनकी गिराई गई और उनको लेकर क्या प्रचारित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कसक गुजरातियों के मन में हमेशा रहती रही। तो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को आज से नहीं, बहुत पहले से देखते चले आ रहे थे। अब तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए हैं। और पिछला चुनाव भी अगर हम देखें तो वहाँ पर उस समय भूपेंद्र पटेल तो नहीं थे, लेकिन विजय रूपानी थे। विजय रूपानी को लेकर बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, और कांग्रेस अरसे बाद जितना अच्छा चुनाव लड़ी थी वैसा कभी नहीं लड़ी थी। और वो आंकड़े भी बताते हैं कि 100 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा सिमटा था और 77 के आंकड़े के करीब कांग्रेस पहुंच गई थी। लेकिन पिछली बार भी नरेंद्र मोदी को ही पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी, और अभी तो कोई संशय ही नहीं है, नरेंद्र मोदी ही शुरुआत से हैं। और भूपेंद्र पटेल जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं चेहरे के तौर पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। बस वो ऐसा लगता है कि एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ब्रांड मोदी आप समझ सकते हैं कि वह जब पूरे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब उनका अपना प्रदेश है तो वहाँ होगा ही। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण और एक पहलू है, विकास बहुत हुआ है और लीडरशिप का भी सवाल है, लेकिन ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जो सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, वो गुजरात में सिर चढ़कर आज से नहीं 2002 के बाद से लगातार बोली रही है। इस बार भी ये मुद्दा है, तमाम मुद्दे आते रहे, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो नए खिलाड़ी आए वो गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो नोट पर लगाने की मांग करने लग गए। अब लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि जो उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजियाँ की थी और कुछ ऐसे ट्वीट वगैरह कर दिए थे कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगने लग गया था कि वो पूरी तरीके से एक वर्ग विशेष को ज़्यादा संबोधित कर रहे हैं, उनके बीच में अपना प्रभुत्व चाहते हैं। तो उसके बाद उनका एक ये आया, भारतीय जनता पार्टी ने
पहले जैसे उत्तराखंड में किया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी समान नागरिक संहिता को लेकर एक कमीशन गठित करने की बात कर दी। जाहिर तौर पर समान नागरिक संहिता पर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि वो कहाँ से लागू होती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। राजनीतिक तरीके से वो किस तरीके से पूरे चुनाव को प्रभावित करती है और आम जनजीवन को प्रभावित करती है। तो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल कूद कर आए और हिंदुत्व का जो प्रखर हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती थी गुजरात में, उस पर अरविंद केजरीवाल जरा भी इस मसले पर भी कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये तो सुनिश्चित किया ही कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ, मतलब टोपी लगाकर या उस वेशभूषा में बहुत ज़्यादा लोग उनके चुनाव प्रचार में ना दिखें, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि गुजरात या पूरे देश में इस तरीके से पोलराइजेशन होता है और जब ध्रुवीकरण की राजनीति की बात आती है उसमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाना असंभव सा हो जाता है। तो ये रणनीति उन्होंने अपनाई रखी थी। लेकिन अब समान नागरिक संहिता की बात आई तो उसमें भी वो उनसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का भी फैक्टर वहाँ पर है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा फैक्टर अगर हम उसकी बात करें, जो आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पिछला चुनाव कांग्रेस ने जिस तरीके से लड़ा था वो अपने आप में एक मिसाल थी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। और राहुल गांधी का जो फैक्टर है, राहुल गांधी इस पूरे चुनाव से गायब है। पिछली बार इतनी कड़ी प्रतिद्वंदिता के बाद, इतनी कड़ी बीजेपी को टक्कर देने के बाद इस बार कांग्रेस का पूरे चुनावी पटल से, चुनावी परिप्रेक्ष्य से गायब रहना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है। भले ही जयराम रमेश जो उनके मीडिया प्रभारी हैं वो ये कह रहे हों कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि कैसे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो रामलीला मैदान में दिल्ली में उनका आंदोलन चल रहा था वो कैसे संघ पोषित था और संघ के लोग किस तरीके से उसके पीछे खड़े हुए थे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि याददाश्त जो है जनता की कुछ मसलों में बड़ी कमज़ोर होती है और उसको लगातार याद दिलाते रहना पड़ता है। कांग्रेस के साथ एक जो सबसे बड़ी दिक्कत, या कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती रही है, एक कंसिस्टेंसी, जो निरंतरता का सर्वथा अभाव रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार चुनाव प्रचार किया, अच्छा रिस्पांस मिला, चुनाव भले ना जीत पाए हों, लेकिन उसके बाद वो पूरे पटल से पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा जो वहाँ पर पूरे देश को जोड़ने की जहाँ पर बात चल रही है, और जिस गुजरात से निकले हुए शख्स के खिलाफ ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि भारत जोड़ने की अब ज़रूरत है, उसी गुजरात से राहुल गांधी ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो कुल मिला के कांग्रेस के जो यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, जो कांग्रेस के जो अपने मुद्दे होते हैं, वो यहीं पर आकर शिथिल हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उस मोर्चे पर बहुत कुछ करने को है नहीं। और ये जो चौथा फैक्टर इन्हीं दोनों दलों को मिलाकर होगा, क्योंकि जब सीधा मुकाबला होता है तो जनता के पास ये विकल्प होता है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। लेकिन जब तीसरा विकल्प आ गया आम आदमी पार्टी के तौर पर, तो जाहिर तौर पर एक बात तो मानकर चलनी पड़ेगी कि जिस पार्टी का परसेंटेज 1% से अंदर वोट प्रतिशत रहा हो, वो कितना वोट प्रतिशत लेकर जाएगी। क्योंकि ये तो ठीक है कि लगभग 50% गुजरात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है, लेकिन अब तो 50% जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोटर है उसमें भी 2 बड़े दावेदार हो गए हैं। और पिछली बार तो जो पटेल फैक्टर था उसको भी बीजेपी ने पूरी तरीके से मैनेज कर लिया। जो हार्दिक पटेल उनका चेहरा होते थे, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे ज़्यादा खिलाफ मुखर होते थे, वो आज की तारीख में मोदी मोदी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरीके का कोई चेहरा भी वहाँ पर नहीं है। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ज़रूर पूरी ताकत झोंक के रखी, आज उन्होंने गुजराती में भी भाषण दिया हुआ है। लेकिन सवाल फिर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजराती अस्मिता के प्रतीक हैं गुजरातियों के लिए, और उनके लिए विकास के साथ साथ में ध्रुवीकरण का जो चेहरा है, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर आप कुछ भी कहते रहे, गुजरात में हिंदुत्व की प्रयोगशाला कह दें, गोधरा के दंगे आप याद दिला दें, बिल्किस बानो कांड भी आप याद दिला सकते हैं, लेकिन गुजरात में जो विकास की बयार बही है, गुजरात की विकास की जो निरंतरता रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी होता है वो ऐसा माना जाता है और ऐसा दिखाई भी पड़ता है, और इसको जताने में भारतीय जनता पार्टी का तंत्र और नरेंद्र मोदी बिल्कुल कोई चूकते भी नहीं है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो एक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री, जाहिर तौर पर प्रशासनिक फैसले उसके चेहरे पर, उसकी कलम से लिए जाएंगे, लेकिन उसके पीछे
जो अप्रत्यक्ष शक्ति होती है उसका प्रत्यक्ष चेहरा नरेंद्र मोदी ही होते हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पर कुल मिला के नरेंद्र मोदी फैक्टर पर ही ये चुनाव अल्टीमेटली जाने वाला है। तो नरेंद्र मोदी फैक्टर और ध्रुवीकरण का फैक्टर, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। और तीसरा जो इसको दिलचस्प बना रहा है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किस तरीके से वहाँ पर आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या दिल्ली और पंजाब के बाद अब क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक और राज्य में हाशिए पर समेटने जा रही है? बस ये देखने वाली बात होगी। तो आज राजनीति के अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।